Today I'm teaching you social science for class 8. Our today's topic is social, economic and cultural impact of the British rule. So in this chapter, this is your history chapter number 6. So I already started this chapter by explaining you that how the Britishers has ruined our artisans and craftsmen, okay, by imposing heavy taxes on their product. Then I explained you about stagnations and deteriorations, fine, of agriculture. Now in this video I'll explain you about lack of development of modern industries. So the machine age in India begins with the introduction of cotton textile, jute and coal mining industries in 19th century. तो 19th century में हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल था, जूट एंड कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज सेट की गई थी. ठीक है, अब इसमें दो चीज़ हो गई थी. एक तो हमारे इंडियन कैपिटलिस्ट, दूसरे ब्रिटिशर्स के जो कैपिटलिस्ट थे, दोनों ही हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को रन करते थे. अब जो ब्रिटिशर्स थे दे इम्पोज ऑन हैवी टैक्सेस एज वेल एज रेलवे फ्राइट्स का जो चार्जेस था वो इंडियन कैपिटलिस्ट ज़्यादा पे करते थे और ब्रिटिशर्स कैपिटलिस्ट कम पे करते थे. अगर हम लोन की भी बात करें, बहुत हाई रेट में इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता था इंडियन कैपिटलिस्ट को, ब्रिटेन के कैपिटलिस्ट को कम पे करना पड़ता था. सो अनदर मेजर वीकनेस वॉज द ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हैवी और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज सच एज इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़. ठीक है, तो जो हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम इसीलिए है क्योंकि जो उस टाइम पे जो मेजर पार्ट था वो ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के पास ज़्यादा था. ठीक है, then the British government did not give any financial help to the newly established Indian industries and neglect technical education. तो यहाँ पे जो टेक्निकल एजुकेशन थी, जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनको फाइनेंशियली गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया. सो देयर वर वेरी फ्यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड पॉलिटेक्निक्स इन आवर कंट्री. फाइन. So another negative features of Indian industrialization was that it was concentrated only in a few region of the country. तो कंट्री के सिर्फ फ्यू रीजन्स में ही कॉन्सेंट्रेट किया गया था. दैट्स वाई द लार्ज पार्ट ऑफ अवर कंट्री वो लेफ्ट टोटली अनडेवलप्ड. फाइन. Then Indian industrialists demanded protection from the tough competition from British industries. अब ये जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के साथ टफ कंपटीशन था, इसका प्रोटेक्ट किया गया. ठीक है, प्रोटेक्शन की डिमांड की गई थ्रू द इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन. So they demanded that British industrialists may pay import duty for bringing their goods into India. तो ये बात भी रखी गई जो ब्रिटिश के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब वो हमारी कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं हमारी इंडिया के गुड्स को, तो उनके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी पोस्ट की जाए, वो पे करेंगे. सो बिटवीन 1920 एंड 1930 द ब्रिटिश वर फोर्स टू गिव प्रोटेक्शन to Indian industries due to the agitation and pressures by nationalist leaders. तो ये 20 एंड 30 की बात हो गई जब इंडियन इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रेशराइज किया गया थ्रू विद द हेल्प ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर गेव अ बूस्ट टू इंडियन इंडस्ट्रीज. तो वो पहला हमारा हम कह सकते हैं बूस्टअप था इंडियन इंडस्ट्रीज का एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Now plantation industries. So around 1950 India was the largest producer of cotton textile. तो कॉटन टेक्सटाइल में इंडिया 1750 की बात है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था. फाइन. देन इंडिया टेक्सटाइल वॉज सोल्ड इन साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया फ्रॉम 16th सेंचुरी. तो 16th सेंचुरी से ये इन एरियाज में कॉटन सप्लाई करता रहता था. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप. अब जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी, इन्होंने इंडिया का टेक्सटाइल खरीदा और यूरोप में सेल किया. बट विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, वुल and skill manufacturers of England began protesting against the import of Indian cotton textile. लेकिन जब इंग्लैंड के पीपल्स ने वुल और सिल्क का इम्पोर्ट होते देखा, एक्सपोर्ट होते देखा इन अदर कंट्रीज़ में, तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया. Now heavy duty was imposed on Indian textile imported into Britain.
अब ब्रिटेन में अगर वो बेच रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी, बट द ब्रिटिशर्स मेड कॉटन टेक्सटाइल एंटर इंडिया विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। लेकिन ब्रिटिशर्स का जो गुड्स आता था, हमारे कॉटन टेक्सटाइल जो उनके द्वारा बनता था वो हमारी कंट्री में आता था, तो फ्री ऑफ none of the tax was paid by the Britishers. So they started dominating not only the Indian market but also those in Africa, America and Europe also. So in India weavers were hit hard. Most of them lost their livelihood. तो ये जो इंडियन वेवर्स थे इनको ये चीज़ बहुत गलत लगी, and many were forced to become agricultural labor. Many had go to out India for the work in plantation in Africa, South America. So ruins of Indian weavers was one of the greatest traditions of India. तो उस टाइम पे जो इन्होंने इंडिया के पीपल्स का बुरी तरह एक्सप्लॉयटेशन किया, वेवर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया, दे फोर्स टू द पीपल, दे कन्वर्ट अगेन टू कम आउट फॉर देयर एग्रीकल्चर. सो अंडर द ब्रिटिश कॉफ़ी, टी एंड इंडिगो प्लांटेशन वॉज स्टार्टेड. तो ब्रिटिशर्स के अंडर भी कॉफ़ी, टी, इंडिगो प्लांटेशन का प्लांटेशन स्टार्ट हुआ, और इस प्लांटेशन में भी ओन बाय द यूरोपियन प्लांटर्स. यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो इंडियन में ही, इंडिया के अंदर ही अपना प्लांटेशन करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ के जो लेबर्स थे वो बहुत ज़्यादा चीपली थे, बहुत ज़्यादा सस्ते उनको मिल जाते थे, एंड दे बाउंडेड लेबर्स वी कैन से, सो हु वर वेरी बैडली एक्सप्लॉयटेड, और उनको भी बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता था. नाउ नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड फेमिन्स. सो पॉवर्टी मीन्स गरीबी एंड फेमिन्स मीन्स अकाल. तो British's economic policy led to extreme poverty for the Indian masses who further suffered due to frequent famines. तो धीरे धीरे जो ये पॉवर्टी का कारण बना, ये इंडिया में एक हम कह सकते हैं कि गरीबी का कारण बना, अकाल तक की कंडीशन पहुंची. सो अदर इंडिकेटर्स ऑफ इंडियाज पॉवर्टी वो द वेरी लो पर कैपिटा. उसका कारण भी ये था कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था वो बहुत लो था. द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द इंडियन वाज वेरी लो. जो इंडिया एक पर्टिकुलर बंदा अर्न कर रहा था वो बहुत कम था. सो अगेन इंडियाज इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वॉज टोटली मैन मेड. तो जैसे कि हमको पता है कि Britishers has exploited very much, so this is the man-made exploitation and man-made backwardness. As a result of foreign rule and exploitation, India was confined to a bulk of poor people living in a rich country. तो ये ऐसी कंडीशन थी कि एक रिच कंट्री में poor people का masses और the bulk, बहुत सारे गरीब people. Now social and cultural policy of the British. So the most important humanitarian measures taken by the British in India, जो ह्यूमन के अगेंस्ट जो रूल्स जो बने ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो था सबसे पहले सती प्रथा. When Governor General William Bentinck declared it is a crime to be punished with utmost severity. जब विलियम बैंकेट ने ये डिक्लेयर किया कि ये बिल्कुल ही पनिशेबल है कि हम किसी भी लेडी को बर्न कर देते हैं अलॉन्ग विद द डेड बॉडी ऑफ her own husband. So and next one, female infanticides or the practice of killing a female child at the time of birth was also prohibited by the British. तो जो छोटे बच्चे होते हैं बर्थ से पहले ही उनको मार दिया जाता है, स्पेशली फॉर द गर्ल चाइल्ड. इट इज़ ऑल्सो बी कैप्ट इन अ क्यू ऑफ प्रोहिबिटेड, बैन की उसको कैटेगरी में रखा गया. Another important act passed by the Britishers was the Widow Remarriage Act 1856, enabling Hindu widows to remarry. तो 1856 में एक और इन्होंने एक्ट बनाया. इस एक्ट के तहत जो विडोज़ होती थी, हिंदू विडोज़ टू रीमैरी, वो दोबारा से शादी कर सकती थी. नाउ नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए. तो ब्रिटिशर्स ने अपना डेवलपमेंट करने के लिए हमारे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशंस के लिए रोड कंस्ट्रक्ट कराई, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ एंड पोस्टल सिस्टम का इंट्रोडक्शन कराया था, ठीक है, डिस्कवरी करी थी, सो दैट they can be developed for themselves only. वो अपना भी डेवलपमेंट करना चाहते थे. तो ड्यू टू ऑफ देयर डेवलपमेंट दे डेवलप आवर कंट्री ऑल्सो. ओके,
Now drain and wealth. So from very beginning of the British rule till the end, the British drain away wealth from India. तो इन्होंने धीरे धीरे हमारे इंडिया से सारा wealth ले लिया. In the various ways, the British took back the England, the innumerous fortunes that were extorted from Indian rulers, jamidars and merchants. The British used India's wealth to buy Indian products which they exported out of the India and made profits. तो Britishers का एक policy रहता था कि they take the revenue and taxes from the Indian peoples, by the Indian rulers, by the zamindars and by the merchants, and by the through the government side also. They take the goods from the India and they export it to another country and they earn lot of profit. So India's resources were used to raise the army which was used to conquer India and to fight emerging powers outside India. तो इंडिया में वो अपना जो आर्मी जो बनाते थे वो अदर कंट्रीज़ में फॉट करके अदर कंट्रीज़ की पावर को भी वो गेट करते थे. So this army was used in the World War II. Thus British also exploited the military resource of India. तो जो आर्मी उन्होंने इंडियन पीपल्स को मिलके बनाई थी उस आर्मी को उन्होंने वर्ल्ड वॉर में भी यूज़ किया. एंड दस ब्रिटिशर्स ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द मिलिट्री रिसोर्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. ओके, नाउ introduction of modern education. So the first major steps towards giving modern education in India started when in 1835 the British decided to introduce the reading of Western science and literature through the medium of English language. तो ब्रिटिशर्स का मेन मोटो ये था कि वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पीपल्स को पढ़ने के लिए फोर्स करें ताकि उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं या उनके जो वर्कआउट है ऑफिसेज में उनमें वो पीपल अपॉइंट है दोज हु आर वेल एजुकेटेड. इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. दे ओनली फोर्स ऑन द school up to the 12th and the second one for the college education. They actually want the fee from the masses. इनका मेन मोटो था कि फीस को लेना. ठीक है. So Western education also gave the educated Indians also for the common language for the communication. एक common language communication के लिए दी Indians को, as English become the medium of communication between Western educated Indians coming from the different parts of the country. So thank you and have a nice day.